बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आज सैटरडे यानी वीकेंड है, तो ऑब्वियसली वीकेंड के लिए सबने स्पेशल प्लान बनाए होते हैं। जिस तरह मुझे कल छुट्टी है तो मेरा कोई ना कोई स्पेशल प्लान होता है, सभी लोगों ने अपने प्लान्स बनाए होते हैं वीकेंड के लिए स्पेशली। तो आप लोग भी ज़रूर बाहर जाएँ, ज़रूर जो है अपने प्लान्स बनाएँ, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल भी रखें। कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा हमें गौर करने की ज़रूरत है, टाइम देने की ज़रूरत है। बहुत सारे मिसाइल हमारे अपने इर्द गिर्द हैं, तो अपने अपने तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि सब चीज़ों को एडजस्ट किया जाए, सभी लोगों को टाइम दिया जाए, घर वालों के साथ साथ अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को सभी टाइम दें ताकि आपकी वजह से सभी खुश रह सकें। तो सबसे पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं और जान लेते हैं शहर का मौसम कैसा रहेगा। हमें ज्वाइन किया है जुनेद रियाज ने। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं, मौसम आज कैसा रहने वाला है? लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है और आज मौसम खुश्क रहने की वजह से जो है वो दर्जा हरारत में भी इजाफा होगा और गर्मी और हब्स की शिद्दत भी जो है आज बरकरार रहेगी। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो मौसम खुश्क रहने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया है। अगर आज दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 70% रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह अगर शाम के वक्त की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब जो है शाम के वक्त जो है वो 50% तक जो है वो जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से जो है वो हब्स और गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी और आज भी जो है वो मौसम खुश्क रहने की वजह से जो है गर्मी महसूस की जा सकेगी। और अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो चलती रहेगी और महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो शहर का मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है, जिससे गर्मी और हब्स की शिद्दत जो है वो बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। सो मच जुनेद, मौसम की सूरत हाल आप हमें बता रहे थे, मौसम कैसा रहेगा। आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। पहली खबर हमारे पास है जी, डीएनए से अहम पेशरफ्त, खातून से ज्यादती का मुश्तबा मुलजिम गिरफ्तार, जराए का ऐसा कहना है। सीसीपीओ तो अपने आईजी का हुक्म नहीं मानते, हाई कोर्ट खातून से ज्यादती पर शर्मनाक। ऑनलाइन डिलीवरी मंसूबा नाकाम, मुनाफाखोरों की मनमानी। और वजीर आला साहब कहते हैं कि अफरा तफरी फैलाने वाले मुल्क को कौम के खैर खा नहीं है। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भट्ट साहब? अल्लाह का शुक्र सर। भट्ट साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास है, हम कल ही से बल्कि आज गुज़श्ता 2-3 दिन से इसी खबर पर जो है पूरा सोशल मीडिया फोकस कर रहा है। जो अहम पहलू था वो ये था कि मुजरिम को बेनकाब किया जाए, उसको करार वाकई सजा दी जाए। और अब ये अहम पेशरफ्त हुई है डीएनए से, जिसमें खातून से ज्यादती का मुश्तबा मुलजिम गिरफ्तार किया गया। क्या कहेंगे? देखें जी, पहली बात तो ये कि इरफान साहब ने खबर दी है, मैं इरफान की खबर को डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कोई मुलजिम शुलजिम गिरफ्तार नहीं किया। अब आप पूछें क्यों कह रहा हूँ ये? ऑब्वियसली किस तरह? सर, अगर कोई मुलजिम गिरफ्तार किया गया होता ना तो इस वक्त ट्विटर माफिया पीटीआई की जो हुकूमत है ना, वो इस सीसीपीओ को हीरो बना के ट्विटर के ऊपर पेश कर रही होती कि देखें मदीना की रियासत के अंदर हमने कितनी जल्दी जो है वो इस मुलजिम को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त ट्विटर के ऊपर ये टॉप ट्रेंड होता है। अच्छा भट्ट साहब, अभी रिसेंटली जो अपडेट्स आ रही हैं, कुछ चैनल्स पे बता भी रहे हैं पिक्चर्स के साथ कि ये मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छी बात है, अगर गिरफ्तार हो गया तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये हजम नहीं हो रहा क्योंकि जो अब मतलब शहबाज गिल साहब हैं
और जिनकी सिफारिश से खैर से CCPO साहब लगे हैं शहजाद अकबर साहब, तो अब तक मैं आपको बताऊं उनके ट्वीट आ चुके होते। मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है, अगर गिरफ्तार हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी तक ट्विटर पे किसी का मैसेज इनकी तरफ से ना आना इस बात की दलील है कि अभी इसके अंदर पेशरफ्त कोई नहीं हुई। और खुद कल DIG साहब जब हमारे टेलीफोन लाइन पर थे हमारे साथ शो में, तो उन्होंने कहा कि जी ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। अगर आप कहें कि फौरी तौर पर, क्योंकि वहाँ पर कैमरा नहीं था, आप जियो फेंसिंग करा रहे हैं, आप DNA का इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम इसके लिए दरकार होता है। सर वो टाइम इसलिए दरकार है ना, चूंकि वो जो खातून है वो एक आम सी शहरी है, आम सी शहरी है, तो इसके लिए तो प्रोसेस तो लंबा होगा ही होगा। तो देखे ना, हमारे CCPO साहब कह रहे हैं, बल्कि ये कहें कि आप मदीना की रियासत के कोतवाली ये कह रहे हैं कि ये फ्रांस नहीं है कि आप रात को अकेले निकल जाएं, रात को अकेले निकले, सड़कों पे घूमें, आप GT रोड से क्यों नहीं गई हैं, आप मोटरवे पे क्यों आ गई हैं, बंदा पूछे ला छितर लवे और शुरू हो जाए इस पुलिस के कोतवाली के ऊपर। ईमानदारी वाली बात है। आप मुझे बताएं, जिस इदारे का सरबरा ये बात कह रहा हो, आप मुझे बताएं उसकी इखलाकियात कहां पर? बिल्कुल, आप इखलाकियात तो बिल्कुल वो सोच भी नहीं सकता ना बंदा उस लेवल पे जाके, लेकिन आप रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। आप खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बता रहे हैं कि जी रियासत इन कामों में बेबस है, आपने रूल्स बना दिए हैं, उन रूल्स को फॉलो कर लें आप। देखें, इस हुकूमत का, मैं बार बार क्या, इस हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है, इस हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है। इदारों के अंदर मामला पहले भी खराब थे, पहले भी सामने आते थे, लेकिन इस हुकूमत ने तमाम इदारों को बाशमूल आला सिक्योरिटी, हमारी सरहदों पर जो तैनात लोग हैं उनसे लेके निचले लेवल तक अना हर एक को मुतनाज़े बना दिया, हर एक को मुतनाज़े बना दिया। और जो लोग मुतनाज़े बना रहे हैं, आप यकीन करें, ये हुकूमत, वो कहते हैं जी हम 5 साल पूरे करेंगे, बिल्कुल करें 5 साल पूरे, लेकिन अगर 5 साल नहीं भी पूरे किए तो वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 5 साल पूरे भी करेंगे तो आप ये देखिएगा इस 5 साल पूरे करने के बाद ये मुतनाज़े बनाने वाले आपको पाकिस्तान में किसी जगह पे नजर नहीं आएंगे। इन्होंने प्लेन पकड़ना और यूं निकल के निकल जाना है। मैं इसी पे रहता हूं। आप ये देखें CCPO साहब, मैं अब क्या बंदा इस बंदे को कहे कि देखें, अब आप CCPO का जिक्र कर रहे हैं तो इस तरफ आ ही जाते हैं। CCPO की बरतरफी का मुतालिबा जोर पर पकड़ता जा रहा है। डॉक्टर, सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है। कोई सेगमेंट ऑफ लाइफ चले, खवातीन तो आवाज बुलंद कर रही हैं तो ये कहा जा सकता है कि जी आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुझे देख के एक्चुअली खुशी भी हुई है कि कोई सेगमेंट ऑफ लाइफ ऐसा नहीं है जो इस चीज को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा है। CCPO साहब की इस स्टेटमेंट पे एक्चुअली सब लोगों की जानिब से मुतालबा ये किया जा रहा है कि इनको बरतरफ कर दिया जाए और बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। देखिए, मुतालबा तो हमारे जैसे लोग कर रहे हैं ना, लेकिन जिधर से मुतालबा होना, जिनकी तरफ से ये इकदाम होना चाहिए, वो तो अभी तक भांग पी के सो रहे हैं, भांग की काश्त पे लग गए हैं, उन्होंने भांग की काश्त लगा दी है। बट सब पुष्टपनाही हासिल है ना। अब आप एक निजी टीवी चैनल पे, मैंने कल भी जिक्र किया था कि CM साहब का मैं इंटरव्यू देख रही थी, 3 बार CM साहब से इसी बारे में पूछा गया, CM साहब की स्टेटमेंट के बारे में ही पूछा गया, और उन्होंने इतने जबरदस्त अंदाज में तीनों दफा एक ही जवाब दिया और बात को गोल करके इस तरफ वो बिल्कुल नहीं आए। और उनका यही कहना था कि जी देखेंगे जो भी इस पर शामिल, जो भी इसमें शामिल हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक। तो फिर मेरी बात सच साबित हो गई ना। बिल्कुल आप ठीक है कि CM साहब जो है वो इतने भोले नहीं है जो ये कहते हैं कि बड़े भोले हैं। वो जिस तरीके से उन्होंने सवालात को गोल किया है, आप मुझे बताएं कोई भोला बंदा गोल कर सकता है? और फिर सामने जो एंकर बैठा हुआ था, यानी कि उनका एक तजर्बा है पूरा। एक सवाल, दूसरा सवाल, तीसरी दफा आप वही सवाल दोबारा कर रहे हैं और फिर आप उसका जवाब फिर आप ये कहें कि CM साहब बोले हैं, बोले तो नहीं है ना सर, वो तो पूरे सियाने है ने सर। देखें, आप ये कह रहे हैं, हुकूमत के लोग कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं, मैं अब वो नहीं जुमले दोहराना चाहता कि जो फैसल वाडा साहब ने कहा जी कि हम पार्लियामेंट के अंदर ये वाला कानून लेके आएंगे, हम फलां वाला कानून लेके आएंगे। और भाईजान जरूर कानून ले आओ, लेकिन जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको इंसाफ तो फराहम करो। आप उसको कह रहे हैं कि फ्रांस की सड़क पे आप फिर रही थी, आप GT रोड से क्यों नहीं गई, पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया? मैं अब क्या कहूँ, अल्लाह ना करे ये वाकया इनमें से किसी की फैमिली के साथ हुआ होता, फिर मैं देखता कि कैसे करते हैं। वो खातून नफ्सियाती मसाइल का शिकार, ना सिर्फ उसके बच्चे बल्कि उनकी पूरी फैमिली, पूरा खानदान एक
एक ट्रॉमा में चला जाता है। अना आपको मंसूब करना शुरू छोटे कर दिया जाता बच्चे है, आपको छूत बना दिया जाता है। आप मुझे बताएं, जिन छोटे बच्चों के सामने ये वाकया हुआ है, क्या वो सारी जिंदगी इस चीज को भूल पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उस वाकये के ऊपर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये, आपने रियासत मदीना, कौन सी रियासत मदीना है? आप रियासत मदीना का नाम मैं क्या कहूं कि ये बदनाम कर रहे हैं किस तरीके से? ये रियासत मदीना है जिसका कोतवाली इस तरह की हरकतें करे, और आप उस कोतवाली को ढिठाई के साथ अभी तक जो है वो रखे हुए हैं कि नहीं यही पकड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, ये नहीं पकड़ रहे हैं। ये पकड़ेंगे तो ये आपकी मुख्तदर हलकों के जो सिक्योरिटी, आला सिक्योरिटी इदारे हैं, ये वो पकड़ के आपको देंगे जिनको कह दिया गया। एक बहुत हैरानगी की बात है कि सीसीपीओ साहब तो आईजी का हुक्म भी नहीं मानते हैं। मतलब इतने स्ट्रांग हैं आपके सीसीपीओ साहब, इतनी जबरदस्त पुष्पनाही उनको हासिल है कि अब वो आईजी के जो अहकामात हैं उनको भी नजरअंदाज कर रहे हैं। तो सर आपने देखा नहीं उन्होंने शुएब दस्तगीर को कैसे फुटबॉल बना के ग्राउंड से उठा के बाहर फेंका है? तो सही कह रही है ना अदालत। आप ये देखें ना कि अदालत ने तो बिल्कुल ठीक कहा है कि आईजी का हुक्म नहीं मानते, उन्होंने एक आईजी को हटवा दिया। इससे ज्यादा पावरफुल बंदा क्या? अच्छा आप ये देखें आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। नैब के जो सारा कुछ वही है, शहजाद अकबर साहब साथ खड़ा करके मीडिया टॉक कर रहे हैं। आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? और भट्ट साहब हैरान कुन बात यह कि जब सहाफियों की जानिब से सवालात पूछे जा रहे, बार बार इसी मामले पर बातचीत की जा रही, सीसीपीओ आपके साथ खड़े, आप खुद कह रहे हैं सियासी सवालात करें, तो ये चीजें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सब लोगों को नजर आ रहा है कि ये एक दूसरे को बचाया जा रहा है, कवर किया जा रहा है और बल्कि स्ट्रांग किया जा रहा है कि आप अपनी मनमर्जी जितनी मर्जी करें, हम आपके पीछे खड़े हैं। सर ये पुलिस के इदारे की जो थोड़ी बहुत मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ऑनेस्टली आपको थोड़ी बहुत थोड़ी सी जो इज्जत थोड़ी बहुत रह गई हुई थी ना, ये इस सीसीपीओ ने खत्म कर दी है। मैं आपको बताऊं, मैं कोई इज्जत नहीं करता हूं, हर बंदे ने अपनी हिफाजत अब आप खुद करनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये पुलिस के ऊपर आप मुझे बताइए कि वो खातून, मैं कल मुख्तलिफ जगहों पे कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन ले रहा था कि एक खातून कॉल कर रही है, इमरजेंसी कॉल कर रही है कि इस तरह उसके साथ वाक़या हो रहा है, और बताया जा रहा है कि वो 1 घंटा तक उस सड़क पर खड़ी रही और फिर जो आए वो जो लोग थे, भाई जो कॉल की गई किसी ने बताया तो होगा ना। जो हम बार बार कहते हैं ना कि पुलिस और चोर मिले होते हैं, सर ये बिल्कुल साबित हो रहा है, ये बिल्कुल साबित हो रहा है। और फिर आप ये कहिए हमें तो ये जो मोटरवे का हिस्सा है ये तो हमें हमारे हवाले, इस तरह के मामलों पे हुदूद का तयन करने में आप ये नहीं देखते कि अगले बंदे के साथ क्या बीत रही है, और आप इस चक्करों में आ जाते हैं कि जी हमारे अंडर ही आता है, हमारे अंडर नहीं आता। खैर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक की तरफ जाना है, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे। आईजी से खवातीन अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई है। मुतासरा खातून से मुतल्लिक अब तक हितक आमेज और जुमले बोलने पर सीसीपीओ की बरतरफी का मुतालबा किया गया है। अब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी मैदान में आ गई हैं खातून, और उनकी जानिब से भी सीसीपीओ की बरतरफी का मुतालबा किया जा रहा है। कैसे देखते हैं भट्ट साहब इस मुतालबे? सर मुतालबा तो हम सारे ही कर रहे हैं, जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट करना उन लोगों को अब तक इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। असल मसला तो ये है कि आपको गुड जेस्चर जो देना आप दे ही नहीं रहे हैं। आप वो इस मामले पर आपके सीएम साहब बात करने को तैयार नहीं है। इस मामले पर आपके जितने भी बड़ी सीटों पर वो जरा बैठे हैं बात करने को तैयार सर, वो लाए उसको एक स्पेशल मकसद के लिए ना। शहजाद अकबर साहब सीसीपीओ के साथ क्यों खड़े हुए हैं आप मुझे बताइए, क्यों खड़े हुए हैं? अपोजिशन का इल्जाम दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। आगे बल्दियाती इंतखाबात आपने करवाने हैं, आपने बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करनी है, लेकिन जो ग्राउंड पर रियलिटी है उस रियलिटी के मुताबिक आप उन इंतखाबात के अंदर उस तरीके से स्वीप नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से ये चाहते हैं। तो उसको कामयाबी हासिल करने के लिए आपको इंतजामिया वो चाहिए कि जो आपके मुंह से लफ्ज निकले वो उससे दुगना काम वो करके दिखाए। शहजाद अकबर अगर सीसीपीओ के साथ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं आप मुझे बताइए? क्या तुक बनता है शहजाद अकबर के साथ सीसीपीओ का खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना? सिक्योरिटी ऐसे लोगों के लिए तो जो है वो एक एसपी डीएसपी लगा होता है। आप साथ खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं। और आपको बताऊं, बहुत जगहों पे बैठ के डिस्कस हुआ, हाई कमान के लोगों ने ये कहा कि सीसीपीओ को जब ये शुएब दस्तगीर वाला इंसिडेंट किया गया, उन्होंने कहा कि अगर भेजना था
तो आप इन दोनों को घर भेजते, और अगर नहीं भेजना था तो फिर आप दोनों को ना भेजते। और ये बड़ी ऊपर तक बात गई है, लेकिन आप उसके बाद देखें फिर सीसीपी की कारकर्दगी आपके सामने है, क्या कारकर्दगी है ओवरऑल। अगर आप पुलिस की कारकर्दगी देखें, बट साहब मैं तो यहाँ पे ये चीज मेंशन करना चाह रही हूँ, चीफ जस्टिस साहब का भी यही बयान है, यही स्टेटमेंट है कि पुलिस सियासी हो चुकी है। अब आपकी जब हर चीज में सियासत आ जाएगी, हर चीज पे आपको कुर्सी का नशा आ जाएगा, हर चीज पे आप ये देखेंगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट को बचाना है, अपने लिए तगदो करनी है, हर जगह पे सियासत, अवाम कहां पर जाएगी? इसी तरह से अवाम का इस्तेहसाल होता रहेगा, इसी तरह से अवाम परेशान होती रहेगी। अना आप ये देखिए कि पुलिस जब नाहली दिखाती है या किसी चीज़ के अंदर वो मुलविस पाई जाती है, आज तक कितने पुलिस अफसरान या पुलिस के जो दीगर लोग हैं उनको इबरत का निशान बनाया गया। कोई एक मिसाल आप दे दें, जब ये बात की जाती है ना तो फिर यहाँ पे तो अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए कोशिशें शुरू हो जाती हैं ना। यहाँ पे ये मिसाल दी जाती है, नहीं जी अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो इनका मोराल जो है वो डाउन होगा। आप मुझे बताएं, एक सड़क पे खड़ा होकर एक पुलिस वाला एक जिम्मेदार शहरी की, इज्जतदार शहरी की इज्जत पामाल कर दे, उसके गिरेबान में हाथ डाल दे, उसको थप्पड़ मार दे, अच्छा वो उसकी इज्जत नहीं है। इज्जत सिर्फ पुलिस वाले की है, इज्जत सिर्फ उसी की है, इज्जत शहरी की नहीं है जिसको वो थप्पड़ मार रहा है। जो थप्पड़ मार रहा है उसकी इज्जत है। क्राइम का रेट आप देख लें, पूरे शहर के अंदर, पूरे सूबे के अंदर कहां से कहां पे पहुंचा हुआ है, और इसके अंदर 80% पता लगता है कि पुलिस के अपने बंदे साथ इन्वॉल्व। बिल्कुल ऐसे ही कभी भी किसी एरिया के अंदर गली मोहल्ले में जितनी वारदातें होती हैं, हर वारदात का नतीजा यहाँ आकर खत्म होता है कि उस इलाके में पुलिस एहलकार जो हैं उनकी पुष्टपनाही हासिल है। खैर बट साहब मैं यहाँ पे सीएम साहब की स्टेटमेंट जरूर शामिल करना चाहूंगी। एक्चुअली सीएम साहब अब पहले की तरह भोले नहीं है, कह रहे हैं जी अफरा तफरी फैलाने वाले मुल्क को कौम के खैर खा नहीं। कौन अफरा तफरी फैला रहा है, मुझे सिर्फ ये बता दें बट साहब। बात ये कि चले अफरा तफरी फैलाने वाले मुल्क को कौम के खैर खा नहीं है, लेकिन जिन्होंने अफरा तफरी कंट्रोल करनी है वो खुद अगर अफरा तफरी फैला रहे हो तो फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं वो उसका जिम्मेदार अब ये सारे हालात आपके सामने हैं। आप 4 दिन से जो चीजें देख रहे हैं वो आपके बिल्कुल सामने है। एक के बाद एक स्टेटमेंट सामने आ रही है कि सियासी मदाखलत है, पुष्टपनाही आला ओहदेदारान के हासिल है। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसमें अफरा तफरी कौन फैला, ये भी ऑपोजिशन पे डाल देंगे? डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे। वो अपोजिशन पे छोड़े, मैं आपको बताऊं वो राह चलता हुआ अगर कोई बारिश का पानी खड़ा हो गया तो उसके अंदर से कोई टांगा घोड़ा गुजर है ना तो उतने पादन गए वो ये अफरा पानी से छिट्टे क्यों उड़ा के जा रहे हैं, वो पानी से छिट्टे क्यों उड़ा गए, पानी से छिट्टे क्यों नहीं उड़ाए, उसको भी उठा के ले जाएंगे। ये मैं अफरा तफरी हम फैला रहे हैं, ये नहीं फैला रहे हैं। आप मुझे बताएं अब तक इन्होंने जो बयानिया अपोजिशन के खिलाफ लेके आए सारा, आप मुझे बताएं अफरा तफरी इन्होंने फैलाई या उन्होंने फैलाई? बिल्कुल किसने फैलाई? इन्होंने फैलाई। नॉन इश्यूज को इश्यूज बना देना, इश्यूज को उठा के जो उनसे है वो कब्रिस्तान के अंदर जाके किसी घड़े के अंदर जो है वो दबा देना, कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं ना। चले अफरा तफरी अगर कोई फैला भी रहा है, आप कर क्या रहे हैं इस अफरा तफरी को खत्म करने के लिए? आप बता दें, आप तो सिर्फ बयानात दे रहे हैं। एग्जैक्टली बयानात दे रहे हैं। अगर आपने गुड गवर्नेंस देखनी है तो ट्विटर उठा के देख लें या पीटीआई का फेसबुक के पेज उठा के देख लें, वहां पे आपको गुड गवर्नेंस भी मिलेगी, वहां पे आपको रोजगार भी मिलेगा, वहां पे अदारों के अंदर आपको मदाखलत भी कोई नजर नहीं आएगी। आप ये देखें ना, अदालत खुद कह रही है कि सरकारी इदारों को आपने सियासी बना दिया है। जो ये लेके आए थे मंशूर अपना, हम इदारों को सियासत से पाक कर देंगे, हर दूसरे तीसरे दिन खड़े होके यही बात की जा रही होती है। मैं आपको बताऊं, जूती उतार के ये उसके अंदर अपना चेहरा देख लें, अगर इनको नजर आ जाए, अगर इनको नजर आ जाए कि आप ये देखें कि आप कहते क्या रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं। मेरा ख्याल है जितनी सियासी अदारों को इन्होंने मुतनाज़े बनाया है, किसी हुकूमत के दौर के अंदर इतने इदारे मुतनाज़े नहीं हुए हैं। मार्शल्लाह रहा, आप देख लें, कभी हुआ? पीपल्स पार्टी की हुकूमतें रहीं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें रहीं, कभी इतने इदारे मुतनाज़े हुए? इतना खुल के आपने कभी किसी को गाली देते हुए सुना आपने? अना आपका भी इस जर्नलिज्म के अंदर बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। किसी आम बंदे से पूछ लें, हमें निकाल दें, सड़क पे खड़े हो जाएं, उससे पूछ लें, वो आपको बता देगा कि इस हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज क्या है। इस हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है इदारों को तहस नहस कर दें,
आवाम को अपनी डाल दें, आवाम को एक वक्त की रोटी भी ना मिले, आधी रोटी भी ना मिले, उनको रोजगार ना मिले, रोजगार के दावे किए गए, किथे रोजगार ले आओ मन वहाओ, किनू कर्ज मिलता पे ले आओ मन वहाओ, डेली बेसिस पे ये कह देते हैं फ्लाकर स्कीम आ रही है, फ्लाकर तैयार हो गया है। ये 2 सालों में जिस तरह से लोग बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, कोरोना चाहे उसकी वजह थी चाहे नहीं थी, आपने अमन अमान की सूरत हाल का बेड़ा गर्क करके रख दिया, आपने महंगाई के तूफान से लोगों की चीखें निकलवा दी, अवाम के लिए कुछ नहीं किया। आप बड़े बड़े मीटिंग्स अटेंड कर लें, आप स्टेटमेंट्स देख लें, आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री के साथ काम दिखाया जाएगा कि ये काम 2 सालों में हुकूमत ने किया है। आम आवाम उसी तरह से रो रही है, आम आवाम उसी तरह से लुट रही है, आम आवाम को उसी तरह से ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप घरों में बैठ जाए। सर, अपनी कारकर्दगी बयान करने के लिए इन्होंने हर इदारे के अंदर सोशल मीडिया सेल बना दिए हैं, पे नौजवानों को भर्ती किया गया है बकायदा इस काम के लिए कि आपने बस सोशल मीडिया के ऊपर हमारी तारीफें करनी। यस, एग्जैक्टली। आप हुकूमत के खिलाफ कोई चीज लिख दें, उसके बाद आप देखिएगा आपको कितनी गालियां वहां पे पड़ेंगी, कितना कितना। सर फिर कह रहा हूं, देखें सुनामी जो है वो बुनियादी तौर पे तबाही है, ये सुनामी लेके आए हैं, तबाही ही तबाही फैलाई जा रही है। आप ये देख लें 2 सालों के अंदर आप मुझे बता दें किसी जगह पर भी आपको कोई जरा बराबर सी रिलीफ या किसी जगह पे किसी आम आदमी के चेहरे पे मेरी तो आज तक मुलाकात किसी ऐसे इंसान से नहीं हुई चेहरे पे जो हुकूमत के लिए कोई अच्छे अल्फाज कोई तारीफ हुकूमत की कर रहा हो कि यहाँ पर हमारे लिए बहुत रिलीफ था, ये हुकूमत ने जबरदस्त काम किया। बिल्कुल नहीं। अवाम का मकसद क्या होता है, अवाम खुश कहाँ से होती है? बुनियादी जरूरतों से। बुनियादी जरूरतें जब आपकी जेबों में हाथ डाल के खींची जा रही हैं बल्कि नोची जा रही है ना, तो फिर अवाम की तो चीखें बट सब निकलेंगी। चलिए, कम से कम कुछ तो हुआ नजर आया कि कम से कम अभी ये इनिशिएटिव लिया गया है कि बयान देने से रोक दिया है कि सीसीपीओ साहब इस पे बयान नहीं देंगे, लेकिन मुतालिबात लोगों के ये हैं कि सीसीपीओ को ओहदे से हटाया जाए। इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर की है और अपडेट आई थी जिसके मुताबिक सीसीपीओ साहब को फिलहाल इस मामले पर बयान देने से रोक दिया गया है। चलिए, आप इस मामले पर रोक लेंगे, खुदा ना खास्ता ये इन्हीं 3-4 दिनों में बहुत सारे दूसरे शहरों से बच्चियों के साथ ज्यादती की बहुत सारी खबरें हम लोगों ने डिस्कस की। आप किस किस मामले पे सीसीपीओ साहब को बयान देने से रोकेंगे? मुतालिबा तो अब हर किसी की जानिब से ये किया जा रहा है कि सीसीपीओ साहब को ओहदे से हटाया जाए। बट साहब बताइएगा, ये जो बयान देने से रोका गया है कैसे देखते हैं आप? देखें, किस मामले पर रोकेंगे? गोंगलुआ तो मट्टी चाड़ी है सर। ऑफिशियल हाई ऑफिशियल तो ऑलरेडी बयान नहीं दे सकता। हाई ऑफिशियल मेरी मालूमात के मुताबिक वो कभी भी बयान नहीं दे सकता कि जब तक उसके पास कंक्रीट कोई चीज ना आ जाए, यानी कि वो मीडिया के सामने बैठ के बकायदा बात कर सकता है। लेकिन वो तो हिदायत दे रहे थे ना, बता रहे थे, गाइड कर रहे थे क्या किया जा सकता है। सर हुन मदीना दी रियासत दा कोतवाल है, हुन मैं भी नहीं कह सकता कि मैं ला छितर लवां, मैं हुणे भी नहीं कह सकते बाहर निकला तो मैंने उतो फड़ के लाई जाए। भट्ट साहब की दरीना ख्वाहिश ये लग रही है मुझे इसके बाद। सर ख्वाहिश नहीं है, मेरी ख्वाहिश नहीं है, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है ऑनेस्टली कि पुलिस ने हमें मुकम्मल तौर पर जो है वो, यानी कि मैं ये कह रहा था, यानी कि माजरत के साथ, ये पूरा मुल्क एक जंगल है जिसके अंदर भेड़िए ही भेड़िए हमें नजर आते हैं और वो भेड़िए हर एक को चीर फाड़ करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी पंजाब पुलिस के पास बेतहाशा सहूलियात हैं। आपने पीरू फोर्स बनाई, आपने जबरदस्त गाड़ियां शहाना सी उनको दी कि पेट्रोलिंग करें, लोगों का तहफ्फुज आपने यकीनी बनाना है। आपने डॉल्फिन फोर्स बनाई, लोगों का तहफ्फुज आपने यकीनी बनाना है। आपकी कारकर्दगी ये है, आप इस तरह से लोगों का तहफ्फुज यकीनी बना रहे हैं। अब लोगों में एक्चुअली इतना खौफ, माएँ डरी हुई हैं, बाप डरे हुए हैं अपनी बेटियों को, जिनकी बेटियां नौकरियों पे जाती हैं, जिनकी बेटियां घरों से पढ़ने के लिए निकलती हैं। आप वैसे भी अपनी फैमिली के साथ कहीं जाने से घबरा रहे हैं, तो इतना जदीद निज़ाम, इतनी जिद्दत, जिसपे सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि आप घरों से ना निकलें, ये जिद्दत का किसको फायदा है? मुझे सिर्फ ये बता दें। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब को फायदा है। इतनी भारी भरकम सैलरियां ले रहे हैं, आप लोगों पे धौंस जमा रहे हैं, डर रख रहे हैं। एफआईआर यहाँ पे दर्ज करवाना लोगों के लिए, एड़ियां रगड़ते रहते हैं लोग, एफआईआर दर्ज नहीं होती है।
सर इसलिए है ये आप ये देखें, हर साल बाद जो है वो एक बड़ा वावेला उठता है कि पुलिस के पास फंड्स की कमी है, पुलिस के पास गाड़ियों की कमी है, थाने जो है वो तबाह बर्बाद हो गए हैं, खाने को नहीं मिल रहा, पुलिस के पास हथियार नहीं है। ये आप साबका हुकूमत के अदवार भी उठा के देख लें और मौजूदा हुकूमत, हर दौर के अंदर हर 5 महीने बाद 6 महीने बाद जो है ना पुलिस की जानिब से ये वावेला, जब बजट करीब आ रहा होता है ना तो वावेला शुरू हो जाता है कि ज्यादा तो ज्यादा पुलिस की हालत फिर वहीं की वही है। सही कह रहे ना वो अवाम की हिफाजत कर पा रही है, ना वो अपना जेब अपनी तो खैर वो जेबें किसी ना किसी तरीके से बेचारे भारी लेते हैं, लेकिन आप ये देखें कि इस जंगल के कानून के अंदर जो आज़ाद भेड़िए फिर रहे हैं, उनके शिकार के लिए जिन लोगों को लगाया गया है वो खुद शिकार कर रहे हैं, बिल्कुल वो खुद शिकार कर रहे हैं। आपने डॉल्फिन की बात की, वो डॉल्फिन थोड़ी है, डॉल्फिन तो एक मोहब्बत वाली मछली का नाम है जिसके ऊपर आप प्यार से हाथ रखें तो उसका जवाब आपको वो प्यार से देती है, काटती नहीं है वो आपको टक्कर नहीं मारती है, वो आपको थप्पड़ नहीं मारती है, वो प्यार का जवाब प्यार से देती है। ये डॉल्फिन तो वो खूंखार मगरमच्छ हैं कि जो हर वक्त हर जगह पे मुंह खोले खड़े हुए हैं। किसी जगह पर भी आप कभी देख लें कि क्या ये किसी शहरी के साथ तमीज के साथ बात करते आपको नजर आएंगे? सड़कों के ऊपर मोटरसाइकिल ये ऐसे दौड़ा रहे होंगे जिस तरह ये वो क्या कहेंगे उसको, वो जो रेसिंग होती है वहां पे उस ट्रैक के ऊपर ये दौड़ा रहे हैं और ऐसे निकल के जाएंगे जिस तरह पता नहीं किसी मुजरिम को पकड़ने जा रहे हैं। अवाम को इस चीज का कोई फायदा नहीं है, आपने फोर्सेस बेतहाशा बना दी इसलिए कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है, लेकिन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जब बारी आई तो आपने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए और कह दिया जी कि आपका तहफ़्फ़ुज़ इसी तरह से यकीनी है कि आप घरों में रहें। आपने खत्म कर दिया, कोरोना निकलो, बिल्कुल। तो फिर आप गाड़ियों पे, आप मोटरसाइकिलों पे, आप मटरगश्त करते रहें, दुनिया को दिखाते रहें कि हमारी फोर्स बहुत जबरदस्त है, जो कि सिर्फ बातों की हद तक जबरदस्त है। सर ऐसा रेवोल्यूशन चाहिए, मैं आपको बताऊं, जो एक दफा आए और इनको एक ही दफा उठा के ले जाए। ऑनेस्टली जब तक आप इदारों के अंदर अफसरान को और उन लोगों को जो काली भेड़े हैं, जो ये खूंखार मगरमच्छ हैं, खूंखार भेड़िए हैं, इनको इबरत का निशान नहीं बनाएंगे और मसलहत का शिकारेंगे और ये कहेंगे नहीं जी इनका मोराल डाउन होगा और यार आगे खड़ा कर दे पेने, बिल्कुल सही बात है। आगे कौन सा काम ये कर रहे हैं आप मुझे बताएं? जिस सड़क के ऊपर मेरी कोई बहन बेटी महफूज नहीं है, मैंने उस फोर्स को चाटना है। मैं मेरे 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 पैसों से, आप मेरे टैक्स के पैसों से आप सैलरी ले रहे हैं और मेरे पे ही आके आप घुर्रा रहे हैं, मेरे पे ही भौंक रहे हैं आप आके। ये ऐसे नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं सर, वो वक्त आ गया है, लोग इनको सड़कों के ऊपर घसीट के मारेंगे। इससे पहले कि लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इनको खुद समझ जाना चाहिए। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरे ये अल्फाज लिख लें, लोग इन लोगों को खुद मारेंगे। बिल्कुल, लोगों का एतमाद तो इनके ऊपर ना पहले कभी था और ना बिल्कुल अब रहा है। लोग अब यही हर तरफ बात करते नजर आ रहे हैं कि इन पर एतबार अब बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अपनी हिफाजत आप लोगों ने खुद ही करनी है। इस खबर को वाइंड अप करते हुए आगे बढ़ना है और मुझे एक अहम खबर आप तक पहुंचानी है। अहम खबर हमारे पास है एंटी करप्शन की निशानदेही पर एलडीए की कार्रवाई और सब्जाजार स्कीम से एलडीए के। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आपको। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जो कि नई बात नहीं है। अशिया महंगी, शहरी परेशान, लेकिन शहरियों के लिए कुछ आसानी बनाने की कोशिश की गई थी और वो ये था कि ऑनलाइन डिलीवरी का मंसूबा शुरू किया गया था, जो कि बुरी तरह से नाकाम हो गया है। मुनाफाखोरों की मनमानियां जारी हैं, तो ये नाकाम होना था, तभी मुनाफाखोरों को आप खुद ही नवाज रहे हैं, जो वो आपने इसी तरह से नवाजना था। ये मंसूबा सिर्फ आंखें बुझाने के लिए लोगों की बनाया जाता है, बताने के लिए कि कोशिश बहुत की जा रही है। बट सब क्या कहेंगे? देखिए जी, किस तरह आप रोकेंगे? जिस तरह आप, जिसमें आपके अपने बंदे इन्वॉल्व हो, प्लानिंग कोई नहीं है। प्लानिंग आपके ना कोई प्रॉपर प्लानिंग हो। लेकिन इस तरह के मंसूबे सुनने में, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। ऑनलाइन घर बैठ के आप सब्जियां मंगवा सकते हैं। सर आप ये देखें, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो मैं नाम नहीं लूँगा फिर वो एड्स का इशू आ जाता है। अब जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना अवाम के अंदर अपना एतमाद बहाल किया हुआ, जिनसे लोग बैठ के रोज़ाना हज़ारों की चीजें मंगवाते हैं घर में बैठ के, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, खाने पीने की अशिया हो, वो कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं ना। उनको किसी सरकार की सपोर्ट तो नहीं है ना।
जब सरकार करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है। सरकार के पास तो किसी चीज की कमी नहीं होती ना। Exactly. सरकार के पास इनफ फोर्स, इनफ कैपेसिटी, yes. आप तो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते, देखिए यानी कि सारा कुछ ही आपके पास है ना, करना चाहे तो, लेकिन चूंकि करना नहीं है, आपने अपने लोगों को नवाजना है और आपने सिर्फ टीवी पर दिखाने के लिए कि जी ए देखो जी असी इंज करता है, भी कर रहे हैं, भी कर रहे हैं, और फला सॉफ्टवेयर भी लैंदा है और फला काम भी कर देता है, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, अहम खबर अपने नाजरीन तक पहुंचा दें। जी तो नाज़रीन, अहम खबरें आपने जानी। खबर की तरफ आएंगे जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम कह रहे थे जी ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम शुरू किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट अरसा दराज से बंद है, सर्विस के लिए 2 फर्म से कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया है। बट साहब फिर तो ये चीज वाज़ी हो गई कि हम सिर्फ कागजों में सब अच्छा दिखाने के लिए ये ड्रामेबाजी करते हैं। तो मैंने आपको कहा तो है, अगर आपने पीटीआई की कारकर्दगी देखनी है, पूरे मुल्क के अंदर गुड गवर्नेंस देखनी है, तो आप फेसबुक खोल के बैठ जाइए, ट्विटर खोल के बैठ जाइए, घर से बाहर ना निकलें। वो तो देखे ना, आपको पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकलें, तो इसलिए आप घरों के अंदर बैठ जाए, ठीक है ना, तो आपको सब अच्छा नजर आएगा, हरा हरा नजर आएगा। आसमान भी जो है वो बिल्कुल गिर्द से ख़त्म, नीला 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 आसमान, ठंडी ठंडी हवाएं आपको फील होंगी बाकायदा कि बहुत अच्छा काम है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, आपने घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अगर आपने घर का दरवाज़ा खोल के बाहर कदम रखा तो आपको हकीकत जो है वो आपके ऊपर आश्कार हो जाएगी। ये जो ऑनलाइन डिलीवरी का मंसूबा, मुझे अच्छी तरह याद है कि जिन मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया था, उन्होंने कहा जी कि हम गली मोहल्लों के अंदर ऑनलाइन डिलीवरी अशिया खोरोनोश पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल चिंची टाइप जो है, क्योंकि गलियों के अंदर वो चला जाता है, हम वो शुरू करेंगे। आप ऑर्डर देंगे, घर तक आपके वो सामान पहुंचेगा और सरकारी नर्ख पर पहुंचेगा। ले जी यकीन करें, मैं तो वैसे हाले तक कोई ऐसा वेख्या नहीं गा कि कोई लेके गया है। उस्मान ने तो इसमें लिखा ना, अरसा दराज से 2 साल हुए हैं, उस्मान 2 साल हुए हैं यार। तो अरसा इतना ही बनता ना बट साहब, 2 साल के पीछे चले जाए तो फिर वो तो फिर हुकूमत अच्छा की बात होगी ना। वैसे उसने ठीक कहा। देखें जी, 2 साल का अरसा ऐसे लग रहा है कि जिस तरह हम होश संभालते ही जो है ना, सदियों से हम यही कुछ देखते आ रहे हैं, यानी कि इस तरीके से फीलिंग आती है। फ्रैंकली आप सड़क पर निकल जाए किसी जगह पे, नहीं आपको फीलिंग यही आएगी। बट साहब अब ये मंसूबा तो नाकाम हो गया, अगले भी नाकाम होंगे। मैं इसी तरफ आने, कोई मंसूबा ऐसा नहीं जिसको हम कामयाब कह सके। बैक टू द पॉइंट, सब्जियां अवाम की पहुंच से बाहर हैं, कैसे यकीनी बनाएगा, कौन इसको यकीनी बनाएगा? सीएम साहब की बेतहाशा स्टेटमेंट इसी शो में हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां फॉल की जा रही हैं, मजिस्ट्रेट फॉल किए जा रहे हैं, ये होता कभी भी नहीं है। क्यों ऐसा है? इस क्यों का जवाब तो जो है वो रियासत मदीना के वाली ही दे सकते हैं कि ऐसा क्यों है। अब रियासत मदीना के वाली को ढूंढना इस वक्त मसला है कि वो है किधर और कहाँ पर है, क्योंकि वो मालूम ये हुआ था हमें कि हुकूमत ने जो उनसे है वो बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए और बहुत सारे मामलों को सॉल्व करने के लिए भांग की काश्त की इजाज़त दी है। अब मेरा ख्याल है कि वो भांग की काश्त की इजाज़त तो उन्होंने दे दिया। अब वो मेरे ख्याल में उसके टेंडर के लिए सारे लोग मसरूफ़ है कि उसका टेंडर किस किस को देना है, कौन कौन लेगा। अब असल मसला ये है, ये ऐसे मंसूबे कभी भी है ना कामयाब नहीं होते कि जिनके पीछे आपकी कोई प्लानिंग ही ना हो। प्लानिंग है ही नहीं किसी चीज़ के पीछे। बट साहब ये मैं ये समझ रही थी आप ये कहने वाले हैं जिनके पीछे आप खुद हो, जिनका मकसद आपका खुद यही हो कि आपने लोगों की जेबों से पैसे निकाले, और एक्चुअली यही मकसद है। बट साहब मतलब आपके वज़रा, एक वजीर जो के मुतहरिक नजर आते हैं, मार्केटों में जाके दौरे भी करते हैं, लेकिन उन दौरों का कोई असर नहीं होता। तो फिर मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये तो फिर चीज़ें वाज़ेह है ना कि खुद करवाया जा रहा है ये सब कुछ। आपके डीसी साहब जिनके अंडर तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की फौज है, उस्मान से हम हर रोज हालात जानते हैं, वो मजिस्ट्रेट कहीं नजर नहीं आते हैं, उनको आपने खुली छुट्टी दे दी है कि वो जो मर्जी करें। देखे ना, जब आप मार्केट के अंदर वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, फिर उसके बाद चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन, उसके बाद कमेटी बना देंगे हर सब्जी मंडी के अंदर, फ्रूट मंडी के अंदर, गल्ला मंडी के अंदर, और फिर उसके अंदर आप अपने लोगों को तुन देंगे। मैं तुन देने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ।
तुन देंगे, जो सिर्फ अपनी दिहाड़ियाँ बनाएंगे, तो फिर आप किस तरह तवक्को रखते हैं कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी? आप जितने मर्जी दौरे कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन जब आपने तुन के अपने बंदे वहां पे रखे हुए हैं ना, तो फिर वो तुन के ही लोगों की जेबों में चीजें फिर भट्ट साहब हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि ये कभी ठीक होंगी। आपको किसने क्या उम्मीद करें? वही मैं कह रही हूँ ना, इन चीजों को तो डिस्कस करने का कोई फायदा भी मुझे नहीं है। नैब की खबर मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। करंटीना सेंटर में करप्शन में मनपसंद अफराद को ठेके देने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर तहकीकात की जा रही हैं। तो नाज़रीन, अगली खबर की तरफ तो हमने जाना था, लेकिन चूंकि अब टाइम अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, तो भट्ट साहब का हमें शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू सो मच भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बस घरों के बाहर ना देखें, मैं हर प्रोग्राम में क्या के जाता हूँ, आप ना मैसेज देके जाते, बाकायदा नहीं, हर दफा एक ही मैसेज होता है, वो अभी यही चलेगा। आप अपने घरों के बाहर बाकायदा लिख के लगवा लें, अपनी गाड़ियों के आगे भी। किसी के पास मोटर बाइक है तो वो गले में डाल के बैठ जाए, जाग दे रहना, ऐना तेना रहना। बिल्कुल सही। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कौम के, पाकिस्तान के बहादुर सपूत मेजर अजीज भट्टी शहीद की, जिनका आज 55वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। बुज़दिल भारतीय फौज के लाहौर पर कब्जे और बदमस्त हाथी का गरूर खाक में मिलाने वाले पाकिस्तान के सपूत मेजर अजीज भट्टी शहीद का आज 55वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। महाज़ जंग पर भारतीय सुरमाओं को खाक चिटाने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद के हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की है, आपको दिखाते हैं। अहम खबर आपने जान ली, आगे बढ़ेंगे, सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले डिफरेंट मोबाइल रेट्स क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज हमारे पास पहला मोबाइल है Vivo Y20i, और इसकी कीमत क्या है जी, 27,000 रुपए में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो ये मोबाइल आप खरीद सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है, Oppo A72 5G, और इसकी प्राइस मैं आपको बताती चलूं 53,000 रुपीज इसकी प्राइस है। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो 53,000 रुपए में आप ये खरीद सकते हैं। और अगर आपका बजट कुछ लो है तो कम कीमत मोबाइल भी हम आपके साथ शेयर करते चलते हैं। अगला मोबाइल हमारे पास है Infinix Zero 5 Pro, और इसकी प्राइस क्या है जी, 29,999 रुपए में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है Lenovo K6, और इसकी प्राइस मैं आपको बताती चलूं जी, 32,000 रुपए इसकी प्राइस है। 32,000 रुपए में आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। जी तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं आज के भाव। जी, हसन मार्केट से हमारे साथ मौजूद होते हैं, लेकिन हर रोज की एक ही दुहाई है, एक ही मसला है कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। अभी हमने अपने न्यूज सेगमेंट में भी यही चीज डिस्कस की है कि हर रोज शहरियों के मुतालिबात जोर पकड़ते जा रहे हैं कि कीमतों में कमी की जाए और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपना किरदार अदा करे। फिलहाल हसन की तरफ चलते हैं, आज की सूरत हाल जानते हैं। जी हसन। शहर में महंगाई का जंग जो है वो बेकाबू होता जा रहा है। सब्जियों की कीमतों की बात की जाए, फलों की कीमतों की बात की जाए, या फिर ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमत की बात की जाए, हर शय की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से सिर्फ दावे नज़र आते हैं, अमली तौर पर कोई इक़दाम नज़र नहीं आते। अगर कीमतों की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर जो है वो 80 से 100 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसन जो है 300 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 600 से लेके और 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू जो है वो 80 से 90 रुपये, जबकि अगर बात की जाए प्याज की तो प्याज जो है वो 60 से 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह से मौसमी सब्जियां जो हैं उनकी कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। जबकि दूसरी तरफ ब्रायलर की कीमत में इजाफा जो है वो कर दिया गया है, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज सरकारी नरखनामे में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 4 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 194 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि फार्मी अंडे जो हैं वो मज़ीद 1 रुपये फ़ी दर्जन महंगे होने के बाद 132 रुपये फ़ी दर्जन तक जा पहुँचे हैं। और गुज़िश्ता 15 रोज़ में फार्मी अंडों की कीमत में 14 रुपये फ़ी किलो का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। ठीक है हसन, थैंक यू सो मच। कीमतों में इजाफे के हवाले से शहरी भी परेशान नज़र आ रहे हैं। बेसिक सब्जियां जिनमें लहसुन, अदरक,
प्याज और इसके साथ साथ हरी मिर्च और धनिया, जो कि आप दाल बना रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको हरे मसाला जात कहा जाता है, जिनके बगैर कोई भी खाना बनना मुमकिन नहीं है। इनकी कीमतों में इजाफा किया गया है, यानी अगर आप दाल बनाना चाह रहे हैं तब भी आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। अगर आप सब्जी बना रहे हैं तब भी आपको ये चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी और महंगी सब्जी खरीदनी पड़ेगी। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि ये बेसिक ज़रूरियात हैं, सब्जी हर रोज़ हर घर में बननी है, सभी लोगों ने इसका इस्तेमाल करना है। अगर ये चीज़ें इसी तरह से बढ़ती रहीं तो वो जो आवाम के लिए रिलीफ के दावे किए जाते हैं, आवाम के लिए फ़ायदे पहुँचाने के दावे किए जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग्स में ये बयानात सीएम साहब के सामने दिए जाते हैं कि जी सब अच्छा है, और सीएम साहब कह देते हैं कि आवाम की बेहतरी के लिए बहुत काम किए जा रहे हैं, तो लोगों की परेशानी तो वहीं की वहीं होती है जब लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो जाती है, जब लोगों के घरों में फाके आ जाते हैं। और इस चीज़ पे अब इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हकीकत अब वाकई ये है कि लोग सब्जियां खरीदने की सकत भी नहीं रखते हैं। फल खाना तो लोगों का ख्वाब रह गया है। इतनी महंगाई है कि लोग अपने बच्चों के लिए कभी फल खरीदना भी चाहें तो वो नहीं खरीद सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ज़ेनिथ शॉप पे मीट रेट्स क्या हैं। सबसे पहले बीफ की प्राइस क्या है जी। बीफ पर केजी आप खरीद सकते हैं 450 रुपीज में। बीफ मिंस आपको मिलेगा 850 रुपीज में। और इसके बाद जी मटन आपको पर केजी मिलेगा 1350 रुपए में। मटन मिंस आप खरीद सकते हैं 1650 रुपए में। और चिकन रेट जो कि हम देख रहे थे कि गुज़श्ता हफ्ते बहुत कम कीमत थी, लोग आराम से खरीद सकते थे, अब इसकी कीमत में भी इजाफा होता चला जा रहा है। जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 134 रुपए किलो में मिलेगी और इसका बना हुआ गोश्त आप खरीद सकते हैं 194 यानी 194 रुपए में। यानी ये वो कीमतें हैं जो गवर्नमेंट के रेट हैं, लेकिन आप शहर के दीगर इलाकों में चले जाएं, मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएं, ये भी प्राइस आपको एज इट इज़ नज़र नहीं आएगी। डिफरेंट रेट्स आपको मिलेंगे जिसकी वजह से लोग भी परेशान होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एग रेट्स की तरफ जाते हैं और एग रेट्स भी मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। फार्मी अंडों की कीमत क्या है? रिटेल प्राइस सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे 132 रुपए दर्जन, यानी अच्छा खासा इजाफा लास्ट वीक से अगर आप देखें और आप कंपैरिजन करें, अच्छा खासा इजाफा अंडों की कीमतों में हो रहा है। होलसेल की प्राइस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप होलसेल पे जाएंगे तो 130 रुपए दर्जन में आप अंडे खरीद सकेंगे। और इसके बाद जी अगर आप गोलमे पे जाएंगे तो यहाँ से 131 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, इस सेगमेंट में तो सब चीज़ें हमें महंगी होती नजर आई हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें हम कहें कि कमी हुई है। अगर हम चिकन रेट की बात कर रहे हैं वो भी बढ़े हैं, अंडों की कीमतों की बात कर रहे हैं वो भी बढ़ी हैं, सब्जियों की कीमतों की अगर बात करें तो वो भी बढ़ी है। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि बेसिक हैं, आपको इस्तेमाल करनी ही करनी है चाहे महंगाई हो। लेकिन इस सब के बावजूद बचत कैसे की जा सकती है, जानिए बचत बाजार में। बचत की जब हम बात कर रहे हैं तो आपने कम पैसों में जब अशिया खरीदनी होती है तो आप प्रेफर करते हैं कि आप उस ब्रांड पे जाएं जहां पर सेल लगी है। ब्रांड है जनरेशन, यहां पर अगर आप जाएंगे फ्लैट 50% ऑफ है, आप जा सकते हैं और सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। यानी फ्लैट 50% ऑफ हो तो जो ड्रेस आपको मिलता है 5000 में वो आप आधी कीमत पर खरीद सकते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाती है और अच्छी खासी आप बचत कर सकते हैं। ईडन रोब ब्रांड है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी फ्लैट 50% ऑफ है, यहाँ पर भी आप जाके खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप कारफोर पे जाएंगे तो प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो भी जान लीजिए। शेंगहोंग रुबा और रिटेल प्राइस 43,999 रुपये है और इसको आप खरीद सकते हैं 39,999 रुपये में, यानी 4,000 रुपये इस पे आप बचा सकेंगे।
फिलिप्स फूड प्रोसेसर 19,999 रुपीज़ की प्राइस है। प्रमोशन पर अवेलेबल है 13,990 यानी 6,009 रुपीज़ पे आप बचा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी सेल्स और प्रमोशन जिससे कम से कम आपको बचत जो है वो मिल सकती है। आप प्लान कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ इतनी महंगी मिल रही है तो अगर आप प्रमोशन पर ख़रीदेंगे तो आपको इसका फ़ायदा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो हैं आजकल शौकीन नज़र आती हैं अपने घर को बनाने संवारने के हवाले से। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ख़वातीन लेती हैं अपने कपड़ों में। आपने अपने घर को किस तरह खूबसूरत बनाना है, ख़ुद किस तरह से खूबसूरत दिखना है, हर तरफ इसी चीज़ के लिए तैयारियां भी हमें करते हुए लोग नज़र आते हैं, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात भी। और इस सब चीज़ में हम देख रहे हैं हैंडमेड चीज़ें जो हैं उनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर कोई चाहता है कि वो दूसरे से डिफरेंट नज़र आए, वो चाहे कपड़े हैं, वो चाहे फिर घर का सामान है, उसमें डिफरेंट होना चाहिए। घर में जो सजावटी अशिया पड़ी होती हैं, हम सबकी कोशिश ये होती है कि हम घर में वो चीज़ें ला कर रखें जो बाकियों के घरों में ना हो। कस्टमाइज चीज़ें बनवाएं जो कि एक्चुअली हमारे घर के कलर्स को, थीम को बिल्कुल मैच कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त काम किया जा रहा है। ये ज़बरदस्त काम जो है आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। इस तरह के जो लोग टैलेंट रखते हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, ताकि आप भी अगर अपने घर में इस तरह की सजावटी अशिया रखना चाह रहे हैं, अपने कपड़ों को मुनफरिद अंदाज में खुद डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कपड़े बनाना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप बनवा सकते हैं। किस तरह से, ये आपकी हेल्प हम करते रहते हैं। इस तरह के लोगों से आपकी मुलाकात जो है हम करवाते रहते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाना चाहूँगी। आर्टिस्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, पोट्री मेकर हैं, फैशन डिज़ाइनर है, मतलब बहुत सारे काम ये कर लेती हैं और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अंदाज में करती हैं। हमारे साथ खतीजा नबील मौजूद है, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये इतने ज़बरदस्त काम आप इकट्ठे कैसे, फैशन डिज़ाइनर भी और इसके साथ साथ इंटीरियर डिज़ाइनर भी, इसके साथ साथ आर्टिस्ट भी, कैसे कर लेती हैं? हाँ, कैसे कर लेती हूँ इसको अगर हम स्टार्ट ले लें तो मेरी स्टडीज़ एक्चुअली मैंने MFA किया हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, राइट। इंटरेस्ट तो ड्राइंग में बहुत चाइल्डहुड टाइम अगर हम पीछे बहुत चले जाएं तो बचपन से मुझे इस चीज़ ड्राइंग का शौक़ था। हर वक्त ड्राइंग, पेंसिल्स और ये चीज़ें लेके नेचर को ड्राइंग करना और डिफरेंट मोटिव्स को लेके, बर्ड्स को, एनिमल्स को। यानी नादिया का ये बचपन से ही शौक था? बचपन का शौक है। बाबा ने ही उसको पॉलिश किया, उनको लेके आए आगे कि इसको एडमिशन अब सीरियस हो जाओ इस चीज़ के लिए, क्योंकि आर्टिस्ट उनके अंदर भी था। बाबा इंजीनियरिंग लाइन में थे लेकिन ये नहीं कर पाए आर्ट को लेके। तो फिर इसको कॉलेज में मैंने एडमिशन प्रॉपरली ले लिया फाइन आर्ट्स में, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से MFA किया। उसी के दौरान मैंने इंटीरियर के लिए भी फिर अप्लाई किया, डिफरेंट जगहों के गैलरीज़ के लिए पेंटिंग्स बनाई, पेंटिंग स्टार्ट कर दी और पेंटिंग्स को करते कराते इंटीरियर के लिए बहुत सारा वॉल आर्ट, वो उसके ऑर्डर्स बहुत सारे कंप्लीट किए। एंड देन ग्रेजुअली अब आर्ट वो तो एक चल ही रहा था, पेंटिंग्स का तो सीन ऑन था, सब कुछ हो रहा था, बढ़ता गया ये ग्रेजुअली। जैसे जैसे मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते गए, मुझे लोगों का प्यार, उनके वो एडमायरेशन इतनी थी कि फिर इसको कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि इन टेक्सटाइल की तरफ, वाई नॉट टेक्सटाइल।
तो फिर उसको ट्राई किया कि टेक्सटाइल डिज़ाइंस बनाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो इतना क्लिक किया, डिफरेंट ब्रांड्स के लिए करती थी मैं काम, वो इतना क्लिक करता था कि वो एक वो लॉन्चेस उनको हिट हो जाती थी वो डिज़ाइंस की, तो फिर वो और ज़्यादा ऑब्वियसली आपका जज्बा बढ़ जाता है कि अब आपने एक्चुअली कुछ करना है। बिल्कुल, वो रिजल्ट्स मिल रहे थे तो मज़ा आ रहा था काम करके कि ये बहुत, और सीरियसली मैं नहीं कुछ भी क्रिएट किए बगैर, अब तो एक सर्कल है जो मेरा वो देखता है कि अच्छा नादिया, हमारे पास अभी बहुत कुछ अवेलेबल है, एक मुकाबले की दौड़ लगी है, उस मुकाबले में आपने डिफरेंट कुछ करके दिखाना है। और अब एक्चुअली लोगों को मैं अपनी मिसाल दे दूंगी, मैं ये चाहती हूँ मेरे घर में जो चीज़ पड़ी हो वो कहीं पे भी ना हो। अब लोग जो हैं कस्टमाइज चीजें चाहते हैं, बिल्कुल डिफरेंट कुछ चीज चाहते हैं जिससे वो अपने घर को सजाएं। हम ड्रेस की बात कर ले तो हम कहते हैं कि जी बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। अब मुकाबले की इस दौड़ में आप अपने कस्टमर की नीड को देख रहे हैं, आप उनकी डिमांड को देख रहे हैं, ये मीट करना मुश्किल नहीं हो जाता? मुश्किल नहीं होता, डिमांड्स को एक्चुअली डिमांड्स को ही पूरा करने की यही बात आपको बताऊंगी कि क्लाइंट की डिमांड को अब लोगों में अवेयरनेस है, लोग अपने उसके अकॉर्डिंग काम को देखते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं, तो उन कलर्स को उनके उसके अकॉर्डिंग उनको बता के उनसे इवन वो मैं ओपिनियंस भी ले लेती हूँ सम टाइम कि कौन से कलर्स आपको ज़्यादा अच्छा, वो ज़्यादा क्लाइंट जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है वहाँ। अगर हम हैंड पेंटेड चीज़ों की तरफ करें तो वो ज़रूर मैं ओपिनियन लेती हूँ वहाँ, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं उनको वो कस्टमाइज जो है वो ऑर्डर पूरे किए जाते हैं। और डिजाइन्स जो हैं जो प्रिंटिंग से अच्छा, सबसे पहले हम आपके ड्रेसेस की बात कर लेते हैं। आप मुझे बताएगा, हम आपके ड्रेसेस अपने नाजरीन को दिखाएंगे, फिर हम इंटीरियर डिजाइनर की तरफ आएंगे, घर को डेकोरेट करने की अशिया जो है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले कपड़े में आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह के आजकल आप ड्रेसेस बना रही हैं, कस्टमर किस तरह से डिमांड कर रहे हैं? आपने खुद ड्रेस पहना है, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है, आपने बताया कि आपने खुद इस पे पेंटिंग किया है। ये बहुत ही जबरदस्त हैंडमेड है, कंप्लीटली हैंडमेड है, इसमें कोई वर्क जो है वो मशीन से रिलेटेड या किसी उससे रिलेटेड नहीं है कि स्टेंसिल या कुछ लगाया हो, डायरेक्टली पेंट किया हुआ है। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है। आप मुझे बताएं कि ये आइडिया हैंडमेड का किस तरह से आया, क्योंकि कपड़ों पे तो ये हम देखते हैं अब इतना जदीद दौर आ गया है, हर चीज कंप्यूटराइज, हर चीज मशीनों से हो रही है। बिल्कुल, ये चीज यहाँ मेरा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है कि अगर एक स्पेसिफिक एक चीज़ अगर हाथ से बनाई हुई चीज़ों का इंटरेस्ट, इसीलिए मैं डिज़ाइंस को भी पहले कंपोज में पहले हैंड पेंट करती हूँ फाइल्स को, और फिर उसे प्रिंटिंग की तरफ ले जाती हूँ कि हाँ ये बनाया हुआ, अगर वो एबिलिटी मेरे अंदर है, वो स्किल है, तो फिर व्हाई नॉट। कंप्यूटर की बात बाद में करेंगे, पहले जरा हाथ की स्किल दिखा दें जरा। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान भी हो रही हूँ, किसी भी चीज को एक्साइटेड भी हो रही हूँ कि इतना जबरदस्त काम आप हाथ से कैसे कर सकते हैं। मुझे बताएं कि ये कस्टमर की डिमांड के मुताबिक होता है कि आपकी खुद की ये तमाम तर तख्लीकात है? सम ऑफ कस्टमर की डिमांड के मुताबिक होता है, वो कलर्स के जरा वो कह देते हैं लाइक इसमें अगर ये वाला कलर चेंज कर दें तो मैं वो वहाँ उस हद तक ओपिनियन जरूर लेती हूँ। बाकी ऑल एंड ऑल ऑफ कोर्स उसको कंपोज करना, उसको देखना, वो करना बिल्कुल कंप्लीट। नादिया, टाइम कितना लगता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बारीक बीनी से काम आपको टाइम निकाल के करना पड़ता है, किस तरह कितना टाइम लगता है? इट डिपेंड्स डिटेल पे। अभी अगर हम सामने देख ही रहे हैं, अगर वो पैटर्न छोटा है, स्मॉल स्केल पे है, तो वो हैंडल हो जाएगा विद इन 3 और 4 डेज में। मैं उसको हैंडल कर लूंगी। ग्रेजुअली डिटेल्स निकालनी होती हैं, ऑफ कोर्स आप देख रही हैं। अब ये जो ड्रेसेस हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस हैं, ये सिर्फ आप ही ने बनाए हैं कि आपके वर्कर्स भी हैं, टीम भी है? देयर इज नो हेल्प, विदाउट एनी हेल्प, इट्स ऑल एंड ऑल मी एंड माई हस्बैंड। इस चीज को जो देख रहे हैं, हम अपने नादिया नबील डिजाइन्स के ब्रांड को चला रहे हैं, वो हम सिर्फ अभी देयर इज नो टीम वर्क, सीरियसली। हैंड पेंटेड होता है, वो सारा काम मुझे करना होता है, जो प्रिंटिंग से रिलेटेड होता है फिर वहां पे नबील संभालते हैं इस चीज को। हस्बैंड सपोर्ट बहुत ज्यादा है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा के बाद में अगर नाम लेती हूँ तो मैं नबील का कहती हूँ कि हाँ, सपोर्टिव फिर आपकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं ना, और आपको काम करने में आसानी हो जाती है, हिम्मत मिल जाती है आपको कि ये सब आगे चलो और करेंगे। बच्चों के साथ हैंडल करना, यू नो दैट के मुश्किल, मदर्स का ज्यादा एक्सक्यूज यही आता है। सही। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं हैंडमेड चीजें जो है बिल्कुल डिफरेंट भी होती हैं, और इस पे आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होती है कि आप वैरायटी लेकर आ सकते हैं। मुझे बताएं कि आजकल किस तरह की चीजें, जिस तरह आपने ड्रेस पहना है,
इसके साइड पे मोटिव है, अकॉर्डिंग टू ड्रेस कट्स, ये चीजें कट्स चल बिल्कुल कट्स की डिमांड होती है, डिफरेंट मॉडर्नाइज जो कट्स है ना वो ज्यादा लोग कि उस पे कुछ ऐसा कंपोज कर दो, बता दिया जाता है कि इसके शोल्डर पे आ जाए या कुछ ऐसा कर दें, लेकिन कंपोज आप अपने स्टाइल से उसको जो है वो हमें करके दे दें, तो वो चीज़ मैं उसके अकॉर्डिंग पर सेट करती हूँ। लेकिन डिजाइंड होते हैं, कट्स भी अब डिफरेंट कहते हैं कि डिफरेंट कट्स के साथ प्ले किया जाए, प्लेन के ऊपर लाइक प्लेन ड्रेस की आपकी खूबसूरती निकल आती है, जो आपने काम किया होता है उसकी खूबसूरती निकल आती है। हैंडमेड चीजों में क्वालिटी कंप्रोमाइज समटाइम हमने देखा है, लोग शिकायत करते हैं, इस पे हम बात करेंगे नादिया आपसे। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये हैंडमेड पेंट करके जो कपड़ों पे चीजें बनाई जाती हैं, इनकी क्वालिटी के हवाले से लोग कहते हैं कि जी अच्छी नहीं होती, तो नादिया से जानेंगे कि किस तरह इंश्योर किया जाता है कि क्वालिटी इनकी बेस्ट है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नादिया हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ड्रेसेस की हम बात करें क्योंकि खवातीन बहुत क्रेजी हैं ज़बरदस्त मुनफरिद ड्रेसेस पहनने के लिए। नादिया क्वालिटी की हम बात कर रहे थे, जो पेंट किए जाते हैं इनकी क्वालिटी बताइएगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, अक्सर आप उसको वॉश करते हैं तो वो सारा ख़राब हो जाता है। एग्जैक्टली आज यही बात ज़रूर, मैं आपका क्वेश्चन इतना अच्छा है मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। हम जब अपनी किसी बहुत खूबसूरत चीज़ को, हम बहुत एक्सपेंसिव चीज़ को जब हम लेते हैं, उसको जाके बाय करते हैं, तो हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं। इसी तरह हैंड पेंटेड थिंग्स भी, इवन ऑन फैब्रिक, आई एम कॉन्शियस अबाउट द क्वालिटी ऑफ कलर्स। उन चीज़ों के बारे में आपको कॉन्शियस रहना है। उसको अगर वो वॉशेबल हैं, डेलिकेसी से वॉश किया जा सकता है, बट बेटर कि आप उसको ड्राई क्लीन के लिए जो है आप उसको, ताकि वो सेफ रहे। एक चीज़ आप स्पेंड करने जा रहे हैं उसके ऊपर, वो टाइम लाइफ थोड़ा चलना भी उसका बहुत ज़रूरी है। ये क्वालिटी, ये चीज़ मैं मेंशन ज़रूर करूँगी कि उसको स्टीम प्रेस करवाया जाए तो वो इट विल बी बेटर, तो आपका लॉन्ग लाइफ एक चलेगा और आपका एक आर्ट पीस जो है वो सेफ रहेगा। मेरे पास 10-12 years बैक, 15 years बैक मेरे पास पैनल्स मेरे पड़े हुए हैं, जबरदस्त, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो एज इट इज। मैं कलर्स भी दिखा सकती हूँ, बल्कि इवन पिक्स में आप बिल्कुल देखेंगी तो नाज़रीन को। आप कलर्स कौन सा इंतखाब करती हैं? पेंट्स जो यूज करती हैं वो डिफरेंट हम देखते हैं, जो पेंटिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं उनसे मुनफरिद होते हैं, जो खास तौर पर आप कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं? डिफरेंट मार्केट में आम सेल होने वाले पेंट्स फैब्रिक पेंट्स हैं। हाँ, क्वालिटी के मैं जरूर ये देखती हूँ कि अगर ब्रांड नेम अगर नहीं लेना, यहाँ पे लाइक सिल्क पेंट्स हैं, एम्बोज पेंट्स हैं, इवन उसमें लाइन लाइक आप जो है वो गुट्टाज हैं डिफरेंट, वो यूज करती हूँ उनमें, तो ये चीजें डिफरेंट। हाँ, क्वालिटी की बात जरूर करूंगी कि क्वालिटी पेंट्स लेने हैं। अगर आप एक चीज ऑब्वियसली क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपकी चीज उस तरह से खूबसूरत भी नहीं लगती। नादिया, आप फैब्रिक भी सजेस्ट करती हैं कि इसके ऊपर पेंट अगर कराएंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा? कौन सा फैब्रिक ज्यादा सूटेबल होता है पेंट के लिए? इन विच आई एम डूइंग मोस्ट ऑफ रॉ सिल्क, कतान सिल्क एंड शिफॉन। इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इन्हांस, ज़्यादा ब्यूटीफुली जो है वो चीज़ वो सामने अगर पेंट करती हूँ तो वो निकल के सिल्क की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, उसके ऊपर करते हैं। ऑर्गेन्जा सिल्क वो बहुत इन है आजकल, उस पर करते हैं। जैकेट्स बन रही हैं, उसकी बना रहे हैं, शर्ट्स बना रहे हैं, बिल्कुल पेंट विद द एम्बेलिशमेंट। थोड़ा पर्ली भी अगर आपको दिख रहा है मेरे इस गाउन के अंदर, इसको पर्ल एंड एम्बेलिशमेंट वो ऐड करके तो और मोर एनहांस एंड ब्यूटीफुल हो जाता है और आपका एक पार्टी वियर रेडी हो जाता है। बिल्कुल जी, ये तो बहुत जबरदस्त काम है जी। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेते हैं होम डेकोर के लिए जो चीजें बनाई जाती हैं, बहुत ही जबरदस्त काम उस पर भी नादिया का है। क्वेश्चंस बनाए गए हैं, डिफरेंट होम डेकोर की चीजें हैं, तो नादिया से पूछ लेते हैं वो होम डेकोर की क्या क्या चीजें जो हैं जिनको प्रेफर करती हैं, जिन पे वो चाहती हैं कि कस्टमाइज लोग अगर बनाना चाहते हैं तो उनको सजेस्ट करेंगी। नादिया, हम अपने नाजरीन को भी दिखा रहे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त काम है आपका। आई मस्ट से सीरियसली आई एम इम्प्रेस्ड। Cushions. These all designs are based on my own original paintings. Okay. अगर इनके impressions आप देख रही हैं तो ये मेरी original paintings हैं। सही। अच्छा, कोई आइडिया भी होता है? जैसे मैं डिफरेंट देख रही हूँ कि कुछ फ्लोरल प्रिंट्स हैं, चौकताई आर्ट, आपको मॉडर्न चौकताई आर्ट नजर आ रहा है, फ्लोरल दिख रहा है, आपको मोटिव्स दिख रहे हैं। इट्स ऑल ऑन डिमांड। ठीक है, कुछ लोग फिगरेटिव को पसंद करते हैं, हम फिगरेटिव उनके लिए मैं वो प्रिंट हो जाता है। फ्लोरल ज्यादा पसंद करते हैं, फ्लोरल बना दिया। इंटीरियर के अकॉर्डिंग हमारे पास कुशन्स अवेलेबल है। आप कौन सा चाहती हैं, किस कलर में, वी विल डिजाइन फॉर यू। खुद भी सजेस्ट करती हैं आप कस्टमर्स को कि आपके घर में किस तरह की वॉल्स हैं, क्या चीजें, सोफा कलर के हिसाब से
आपके क्वेश्चंस ये वाले होंगे, आप ये रखेंगे? डेफिनेटली जो गाइडलाइन लेना चाहता है बिल्कुल गाइड किया जाता है उसको, उसके अकॉर्डिंग आप ये रख लें तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा खूबसूरती से निकल के आएगा। तो ये होता है, ये हम देते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा नादिया, इसके साथ साथ और क्या चीज़ें आप हैंडमेड बनाती हैं जो घर के डेकोर के लिए यूज़ हो सकती हैं? हैंडमेड बनाती हूँ मैं, हैंडमेड बटन्स भी बनाती हूँ। अच्छा, हाँ, अपनी उसके कलेक्शन के लिए अगर वो बहुत उसमें जाना है तो वो बटन्स भी बीड्स के साथ वो खुद जो है वो खुद करके खुद हाथ से बना के एक सैंपल बना लिया जाता है, तो फिर उस सैंपल को हम फिर कॉपी करवाती हूँ। सही। अच्छा, होम डेकोर के लिए बहुत सारी चीजें दूसरी होती हैं, वॉसेस बहुत बहुत खूबसूरत होती हैं, उस पे भी हमने देखा है। पेंटिंग बिल्कुल बिल्कुल बहुत की है, वो भी डिमांड पे बहुत सारी पॉटरी पेंटिंग, अगर आप वो भी दिखा दें पिक्स, जरूर हम अपने नाज़रीन को वो भी दिखाएंगे जो पोर्ट्री पेंटिंग सब हाथ से बनाया ने की है। बहुत जबरदस्त वो भी काम है। मैं अपनी प्रोड्यूसर साहिबा से कहूंगी कि वो भी हमारे नाज़रीन को जरूर दिखाएं। इसके लिए भी क्या ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है? ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है। अगर आपने हाथ से करना है एक चीज, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ये हाथ से बिल्कुल ये आप फैब्रिक, ये सिल्क पे देख रही है मेरी पेंटिंग, ये मैंने सिल्क पे हैंडमेड, ये पॉट देख रही है, पॉट आपके सामने मैंने थोड़ा फेदर लेस लगा के उसको ओरिजिनल की तरह, ये मड पॉट, सिंपल एक मड पॉट है जिसे पेंट किया है मैंने। दीज आर डेकोरेटिव मास्क, ये खुद सा पेंट करते हुए। शूज भी मैं कर ले, शूज में भी इंटरेस्ट अब बनता जा रहा है, कस्टमाइज्ड हम बना देते हैं। पॉट हो गया, ये भी ऑटो हैंडमेड पॉट है मेरा, बिल्कुल खुस्सा हैंडमेड, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, सीरियसली आपकी डिफरेंट, और एक वो जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं आपको बिल्कुल, आप जो कहते हैं ना कि आप अपनी डिमांड के मुताबिक कुछ बना सकते हैं, आपकी वो चीज़ें डिमांड के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ऐसा ही है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? ये ज़बरदस्त काम है, मैं तो ज़रूर कहूँगी कि लोग देखें, इसको पसंद भी करें। क्या कहना चाहेंगी देखने वालों को? मैसेज, अगर आपके बच्चे में किसी में भी इंटरेस्ट है तो उसको प्लीज़ पॉलिश करने के लिए ज़रूर उसको बकअप करें और उसको पॉलिश करें। इसमें स्कोप है, अगर इंटरेस्ट होगा तो वो जरूर दिखेगा। अगर अच्छा नादिया, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये शौक है लेकिन महंगा तरीन, इसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को रोक देते हैं, ऐसा है? नहीं, मैं ये कहूंगी ये बात एक्सक्यूज यहाँ पे ये नहीं किया जा सकता है। महंगा अब एक्सपेंसिव क्या नहीं है, स्टडीज तो एक्सपेंसिव हर जगह है अब ये, लेकिन नहीं, इसको अपने अकॉर्डिंग आप हर चीज को इकोनॉमिकल, हमने ब्रांड के जरिए ये कोशिश की है कि लोगों को इकोनॉमिकल आर्ट इकोनॉमिकल प्राइजेस में अच्छे और जो है वो क्वालिटी प्राइजेस, उनमें क्वालिटी को मेंटेन करते हुए उनको ये दिया जाए, रीजनेबल प्राइसेस भी, क्वालिटी भी, आपकी काम की ये खासियत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश गुड लक। बहुत ज़बरदस्त काम है और मैं ज़रूर चाहूँगी कि लोग इसको देखें भी, पसंद भी करें और इसके अपनी कस्टमाइज चीज़ें आप बनवा भी सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये आइडिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं डेंगू का खतरा जो कि मंडला रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। इस पे अवेयरनेस सबसे पहले जो है वो बनती है, लोगों को अवेयर किया जाए। हम देखते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर पहले अगर माजी में हम बात करें, कैंपेन्स की जाती थी, वॉक का एहतमाम किया जाता था, स्कूल कॉलेजेस में जीरो पीरियड का एहतमाम किया गया था, जगह जगह आपको बैनर्स आवेजा नजर आते थे, ऐसे प्ले कार्ड्स वगैरह जो थे वो स्कूल कॉलेजेस के बाहर स्टूडेंट्स में तकसीम किए जा रहे होते थे। यानी भरपूर कोशिश की जाती थी कि लोगों को इस हवाले से अवेयर किया जाए कि आखिर आपने डेंगू से बचना कैसे है। क्योंकि इलाज मौलजी की तरफ हम जाएं तो उस पर हमने देखा कि कोरोना में क्योंकि इतने ज़्यादा मरीज हो गए थे, कैपेसिटी हमारे पास कम पड़ गई थी। सबसे पहले आपने बचना है, आपने अवेयरनेस लोगों तक पहुँचानी है। और अगर मैं गुज़श्ता 24 घंटों की बात करूँ तो 28 मुश्तबा मरीज जो हैं वो डेंगू के सामने आए हैं 24 आवर्स में। अब हमने देखना है कि हम सर्वेलेंस किस तरह से कर रहे हैं, आया हम वो क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं, वो क्या क्या मेजर्स हैं जिनको अपना रहे हैं ताकि हम इस खतरे को मैक्सिमम कम कर सकें। इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का किरदार क्या है, इस पे हम बात करेंगे। डीसी लाहौर दानिश अफजाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डेंगू का खतरा बढ़ता चला जा रहा है और हम देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर एक कंफर्म मरीज भी सामने आ रहा है, मुश्तबा मरीज भी सामने आते जा रहे हैं। अब बहुत ज्यादा हमें फोकस करना है एहतियात पे। क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इस पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सर अंजाम दे रही है, बताइएगा। इसमें जो डेंगू के हवाले से है, इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम, एक तो हम जब ये पीक स्टार्ट होती है खासतौर पे हमारे जुलाई के सीज़न से, हम जो मौसम मानसून अपने पीक पे आता है और उससे रिलेटेड हमने बड़ा टाइमली, डिपार्टमेंट ने हमें, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था, हमने अपने एडिशनल जो रिक्रूटमेंट करनी होती है 1500 से 2000 लोग,
वो हमने जुलाई से ही रिक्रूट करके उनको काम पे लगा दिया था। इस साल की जो हमारी सर्विलेंस है, खास तौर पे जो लार्वा की आपकी डिटेक्शन है पॉजिटिव साइट्स की, वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स और प्रीवियस कैंपेन्स वो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बड़ा हेल्दी साइन होता है कि हम इसको लार्वा की स्टेज पे ही किल करें, इसको मॉस्किटो में कन्वर्ट ना होने दें। नंबर 2, अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास सिर्फ पिछले सीजन के मुकाबले में, जबकि इस वक्त तादाद तकरीबन 200 के करीब थी कंफर्म मरीजों की, यहाँ पे सिर्फ अभी तक 15 मरीज हैं हमारे पास जनवरी से लेके अब तक, और पिछले 1.5 महीने में सिर्फ 2 से 3 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तो ये भी एक बड़ा इनकरेजिंग साइन है कि हम इसको ठीक तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो इस वक्त है वो मैक्सिमम डिटेक्शन लार्वा के ऊपर और जो ख़ास तौर पे स्टैंडिंग वाटर है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, और साथ साथ हमने 15 से हमारे स्कूल खुलने जा रहे हैं, फिर वो फेज वाइज हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे, और उसमें तमाम हेड ऑफ जो स्कूल है, हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है, वो हमें सर्टिफाई करके देगा कि ये डेंगू के हवाले से हर तरह से कोई भी पॉजिटिव लार्वा साइट मौजूद नहीं है। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि आज के दिन में आज एक भी मरीज एडमिट नहीं है, सिर्फ 15 मरीज आए हैं अभी तक, और पिछले 1.5 महीने में सिर्फ 2 लोग आए। डीसी साहब, सर्वेलेंस की मैं बात करना चाहूंगी, मुझे बताइएगा सर्वेलेंस पे कितना काम किया जा रहा है, किस तरह से इलाके कैटेगराइज किए गए हैं, कोई हॉट एरियाज भी हैं जिनकी निशानदेही की गई है? जी ऐसे ही होता है सर्वेलेंस में। आप देखें कि जो मैंने आपको गुजारिश की कि ये जो हम लार्वा पॉजिटिव साइट्स को डिटेक्ट करते हैं, जिसमें खास तौर पे आजकल के सीजन में रूम कूलर्स आ जाते हैं, आपकी फ्रिजेस की नीचे ट्रेज आ जाती हैं, इसी तरह से वाटर स्टोरेजेस में हमारी वाटर टैंक्स आ जाते हैं, इसके साथ साथ जो स्टैंडिंग वाटर खड़ा होता है वो आ जाता है, कार वॉश एरियाज आ जाते हैं। तो जो लाहौर में ये सारे एरियाज मिला के 17,000 से ज्यादा हॉट स्पॉट्स हैं जिनको हर हफ्ते चेक किया जाता है, और ये इंश्योर किया जाता है कि वहाँ पे इस तरह की साइट्स ना हो। और ख़ास तौर पे अंडर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम भी अभी चल पड़ा है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस की मॉनिटरिंग ज़्यादा की जाती है। तो इन सारी साइट से सही एक चीज इसकी निशानदेही डीसी साहब मैं करना चाहूंगी, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस हमारे यूनिवर्सिटियां बहुत अरसा बंद रही और अब जब खुलने जा रही हैं, कोरोना का खदशा तो है ही, लेकिन यहाँ पर डेंगू का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ये मच्छर अफजाइश पाता है साफ पानी में। बारिशों का सीजन है, बारिशें भी हुई हैं, स्कूल कॉलेजेस की छतों पर किस तरह इंश्योर किया जा रहा है कि बारिशी पानी ना हो, वहां पर तमाम सर्विलेंस को यकीनी बनाया जा सके, ये चीजें क्या प्लानिंग में शामिल है? जी बिल्कुल प्लानिंग में शामिल हैं। जो हमारे 17,000 हॉट स्पॉट्स हैं उसमें स्कूल्स चाहे वो बंद हैं या खुले हैं वो हम चेक करते रहे हैं। इन छुट्टियों में भी उन हॉट स्पॉट्स की कवरेज की जाती रही है और उनको मॉनिटर किया जाता रहा है, और जहां कहीं लार्वा था तो लार्विसाइडल एक्टिविटी जो भी होती है, IRS स्प्रेज हैं, वो करवाई जाती रही है। सही। दूसरा डीसी साहब मुझे ये बताइएगा, घरों पे जो हमने देखा माजी में सर्वेलेंस की गई, वहां पर लोगों को पाबंद बनाया गया, टाइम टू टाइम चेकिंग की जाती थी, फिर उसके साथ साथ फाइन्स लोगों को किए जाते थे, घर के बाहर स्टिकर्स आवेजा कर दिए जाते थे कि अगर लार्वा बरामद हुआ तो उनको फाइन्स किए जाएंगे। अब आपने स्ट्रिक्टली इस चीज से निपटना है, तो इस तरह की कोई प्लानिंग का हिस्सा है चीजें? जी बिल्कुल, अभी भी आप अगर ऑब्जर्व करें तो आप उसकी डोर मार्किंग की जाती है, आप घर के बाहर, जैसे पोलियो की डोर मार्किंग है, डेंगू सर्विलेंस की आपको मार्किंग स्पेशल की जाती है। सिमिलरली अगर जहां कहीं पॉजिटिव साइट आती है किसी जगह पे भी, आपने उधर रेड कलर का स्टिकर भी देखा होगा, वो भी डेंगू का, वो भी आवेजा किया जाता है। और इससे आगे अगर बढ़ के वहाँ पे कोई चीज होती है तो अगर जहाँ पे जरूरत के तहत FIR और सीलिंग भी उस प्रेमिसेस की जाती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। डीसी लाहौर दानिश अफजाल टेलीफोन लाइन पर मौजूद है और डेंगू के हवाले से किस तरह से काम किया जा रहा है, सर्विलेंस क्या है, क्या क्या चीजें प्रायोरिटी में शामिल हैं, हॉट एरियाज में किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, डीसी साहब हमें इस पर ब्रीफिंग दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह की टीम मुतहरिक है और काम कर रही है। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और जरूर आज जाते जाते मैसेज यही है कि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी हिफाजत खुद कीजिए, अपने बच्चों की हिफाजत खुद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो हालात हैं वो कहीं से आवाम के लिए सपोर्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी हिफाजत कीजिए, अपने घर पर नज़र रखें, अपने बच्चों पर नज़र रखें, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। हैव अ गुड वीकेंड, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।